बहुत खूबसूरत तरीके से। अरे बहुत हो गया बस। माला तो साथियों 2-3 मिनट लगेगा साहब, 2-3 मिनट बस। 2 मिनट बस। अभी हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं हो जाएगा। तो हमारे संविधान संरक्षक संघ इनको भी मांगोगे मिल जाएगा मेरे पूरी टीम तो लखनऊ से आई है, वो भाटी जी को संविधान देकर सम्मानित करेंगे। साथियों 2 मिनट बैठे बस, समाप्त 2 मिनट। तालियों से स्वागत करिए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। प्रेम भाई मान नहीं कोई लगाया गाड़ी से दोनों गाड़ी से यहाँ पर देखना, यहाँ पर जय जय गाड़ी में कैसे जमाइए मोनू अरे कहाँ जेल देखा क्या? यहाँ पर भैया तालियों से स्वागत करिए। इसके बगैर प्रोग्राम नहीं हो जो दिल्ली में और फिर पूरे देश में फैल गए जो आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हुआ, इसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये भारत के लोकतंत्र की जीत जी। जिस तरह से नौजवान पीढ़ी सड़कों में आई बिना डरे हुए, बिना झुके हुए अपने कामों के लिए तरीके से आवाज, ये भारत के भविष्य के प्रति भी एक आशा लगाता है। पिछले कुछ दिनों से महसूस किया जा रहा था कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है, तानाशाही के ऊपर नहीं। लेकिन इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र की जगह बहुत गहरी है। लेकिन भाटी जी इस्तीफा देते समय उन्होंने ये बोला है कि मैंने घर की परेशानियों के कारण दिया, निजी परेशानियों से दिया है। इधर आ रहा है बस में कुछ वो तो अपना अब दुख लग रहा है ना। सम्मान बचाने के लिए इस तरह के भाषण कर रहे हैं। तो सभी को पता है कि आंदोलन के दबाव में इस्तीफा हुआ है। मेरा दूसरा सवाल है, राजनाथ सिंह कभी कहते थे कि हमारी सरकार में कभी किसी का इस्तीफा नहीं होता क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, आरएसएस सरकार है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे उसी राजनाथ सिंह को ट्रोल करके उनको याद दिलाया जा रहा है कि तुमने क्या कहा था। राजनाथ सिंह ने जो भाषा बोली थी वो अहंकारपूर्ण भाषा थी, तानाशाही की भाषा थी। उस भाषा की तो हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। और जो आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मैंने तो स्वेच्छा से किया, अगर इनके अंदर इतनी सदिच्छा होती और ऐसी सोच होती तो ये उन युवाओं के ऊपर लाठियाँ न चलवाते और वहाँ महिलाओं बेटियों को बहुत बेइज्जत किया गया, आप अपमानजनक व्यवहार किया गया, ये सारे काम सरकार ना करती, मुकदमे दर्ज किए गए। ये तो जब इन्हें लगा कि आंदोलन और ज़्यादा भड़केगा और पूरे देश में आंदोलन फैलेगा तब सरकार को झुकना पड़ेगा। अभिजीत दीपके ने मंच से एक बात कही थी, सरकार को झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकने को तैयार है। एक गाना है उसके 2 बोल कहे थे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार झुक सकती है? नहीं, मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ कि इससे सब लोगों के अंदर एक आशा, एक उम्मीद जगी है कि सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन अभी योगी जी का एक बयान आया था इसी आंदोलन को लेके कि ये यूपी है, ध्यान रखना अगर यहाँ आंदोलन किया तो। आजमगढ़ के सीओ ने भी धमकाया था, लखनऊ के एसएसपी ने भी धमकाया था बच्चों को, और उस जगह भी कई जगह मतलब बच्चों पे दबाव बनाया गया था। तो क्या योगी जी दिल्ली से ज़्यादा बड़े हो गए? योगी आदित्यनाथ जी इस देश में सामंतवाद का, तानाशाही का, शोषण का, अन्याय का, नफरत का सबसे बड़ा चेहरा है। दमन और अत्याचार का सबसे बड़ा चेहरा है। विरोधियों के घरों पे जरा जरा सी बात को बुलडोजर चलवा देते हैं और अपनी पार्टी के बड़े बड़े अपराधियों को बचा लेते हैं, मंदिर तक में चोरी कराते। तो वो तो इसी तरह की भाषा की उनसे उम्मीद की जा सकती है। उनके पास लोकतांत्रिक और सभ्य भाषा है नहीं। अभी जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है, क्या उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? और योगी जी के आदेश हैं, शिक्षा से ही क्यों इनको परहेज है?
ये लोग धार्मिक पाखंड के बल पे, अंधविश्वास के बल पे लोगों को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के शासन करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं, उससे लोग जागरूक होते हैं, संविधान पढ़ेंगे, संविधान में दिए गए अधिकारों को समझेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटियों को गिरा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं और मधुशाला खुलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं और 22,000 शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो ये शिक्षा से वंचित करके समाज को नशे की ओर ले जाना चाहते हैं। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, लेकिन 1,25,000 से ज़्यादा भाजपा शासित प्रदेशों में स्कूल बंद हुए। अभी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे आगे बढ़ेगा भारत, क्या कहेंगे भाटी? इस सरकार को बदलना पड़ेगा, जो सरकार शिक्षा विरोधी है, ज्ञान की विरोधी है, जागरूकता की विरोधी है, संविधान की विरोधी है, समानता की विरोधी है। इस सरकार को बदलना पड़ेगा। लेकिन मोहन भागवत खुले मन से इस बात को कहते हैं कि अम्बेडकरवाद नाम के जो आतंकवादी हैं अब इस देश में उनसे खतरा है, हिंदू मुस्लिम में किसी से खतरा नहीं है। मोहन भागवत की हैसियत क्या है इस देश में, उसके सवाल को आपको गंभीरता से उसके जवाब को लेना ही नहीं चाहिए। वो संगठन का अध्यक्ष है जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसका कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है, जिसका कोई बैंक में खाता नहीं है, जो हिसाब किताब नहीं देता, चोरों का सरदार है। अच्छा, चोरों का सरदार है। सरकारी फार्म वगैरह निकलते तो 50% तो उन्हीं लोगों के भर्तियां होती हैं और 50% तो अन्य जाति के लोग होते हैं। तो फिर भी उनके अंदर एक टीस है कि हमारे लिए आरक्षण नहीं है, उनके लिए आरक्षण। तो इस पर क्या कहना चाहिए? 50% से भी ज़्यादा हो गए। इन दिनों जितने भी रिजल्ट आए हैं सरकारी नौकरियों में भर्ती के, EWS की मेरिट SC और OBC से भी नीचे जा रही है। OBC और SC से कम अंक पाके EWS के लोग भर्ती हो गए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले ये संस्था बनी है और आज जो ये टॉपिक, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, चिंतन का, मंथन का विषय बना हुआ है। लगभग कई हजार मीटिंग, लगभग भारत के सारे सरकारी यूनिवर्सिटी में मेरे स्पीचेस हुए हैं, and I got an opportunity to speak in international forum also. तो ये टॉपिक जो है, अभी तक ऐसा यूनिक टॉपिक मेरे जीवन भर में लगभग 25 साल के अंदर, चाहे गैर बहुजन समाज हो या बहुजन समाज में, किसी ने भी इसको मंथन का कार्यक्रम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों लोगों के जहन में नहीं आया? क्यों ये मंथन का विषय नहीं बना? अगर आप लोगों को मैं पूछूं, अगर एक सवाल करूं कि किन किन के घर में संविधान की पुस्तिका है, ऊपर हाथ करें। सभी बहुत अच्छा। किन किन व्यक्तियों ने, महानुभावों ने, आदरणीयों ने संविधान को खोलकर जो पहला पन्ना है पढ़े हैं? पूछूंगा नहीं तो मैं, पहला पन्ना में क्या लिखा है? आज के लोग भारत का संविधान। तो ये चीज मैं ये उदय संस्था का देन। जब कैडर वाला सिस्टम, कैडर बोले तो बैठ के मान्यवर कांशीराम साहब, और उससे पहले जो ये फुले आंबेडकर आंदोलन, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, और बंगाल के खाड़ी में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, साउथ में आयन काली, नारायण गुरु, योथिदास, 1890 में जब बाबा साहब जन्म होने से पहले उन्होंने बुद्धिज्म को इंटरनेशनली एस्टैब्लिश किया, प्रोग्राम किया, या आधर्मी मूवमेंट चला 700 साल तक इस धरती पर, इस जगह। समाज रिस्पेक्ट देगा, क्यों कमी? पहले एक्सेप्ट करे आप किस जाति के, और उस जाति के लोग कम नहीं है। प्रकृति ने सबको दिया है, टैलेंट किसी एक वर्ग का नहीं है, टैलेंट हर वर्ग में है, लेकिन उस वर्ग के टैलेंट को यूज ही नहीं किया जा रहा। अब मैं कहना चाहूंगी कि उस वर्ग के टैलेंट को 15% टैलेंट यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। रिसर्च में हम कहाँ हैं, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं, साइंस में कहाँ हैं, एजुकेशन में कहाँ हैं। अगर पूरा 100% टैलेंट यूज हो
तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम ग्लोबल लेवल पे अपना एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में कहना चाहूंगी, शाहू जी महाराज ने 1902 में जो दीपक जलाया था, बाबा साहब ने 1950 में उसे मशाल बना दिया। ये मशाल किसी की सुविधा बांटने के लिए नहीं जलाई गई थी, ये इसलिए जलाई गई थी कि सदियों से अंधेरे में रखे गए समाज को फैसलों की रोशनी में जगह मिले। अब मैं थोड़ी सी पंक्तियां, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बोलने को बहुत कुछ है। बाबा साहब का सपना था एक जाति की नहीं इंसान की पहचान हो, जो सदियों से रह गए वंचित और पिछड़े, उन्हें भी आगे बढ़ने का सम्मान हो। ये न सुविधा है न भीख, ये तो संविधान का अधिकार है। तोड़ेंगे जंजीर शोषण की, जगाएंगे ज्योति शिक्षण की, वंचित को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। जब सबको मिले बराबर मान, तभी बनेगा विकसित हिंदुस्तान। संविधान की ज्योति जलाएंगे, देश को सबसे आगे बढ़ाएंगे। और अब जो कॉकरोच जनता पार्टी ने सच के लिए लड़े, संविधान उनके साथ था, पूरी सरकार ने उनको बिल्कुल रोकना चाहा, हर तरह का क्रम किया, भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई की जीत हुई, क्योंकि सब लोग साथ में थे, सब लोग लड़ रहे थे, वो डरे नहीं। हमें भी बिना डरे लड़ना है, सच्चाई से आगे बढ़ना है, और हमारी जीत जरूर होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।